मुंबई में आशुतोष जी, एक बिहारी होने के नाते आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? और वहां पर मेरे साथ एक बहुत ही दुर्घटना हुई और ऐसी दुर्घटना हुई कि मैं मरते मरते बचा। पूरा आप देखते होंगे, अगर है तो मेरी ये उंगलियां देखो, चेहरे पर स्क्रैचेज, ये सारे दांत, ये सब नकली है मेरे। बिहारी कला को वैश्विक मंच पर कैसे लाया जा सकता है? आप ठीक है, हम लोक कला है, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप लोक कला को प्रस्तुत करने के लिए आपको साधन कहाँ से है? उसके लिए चाहिए पैसे। कौन देगा पैसे? कोई बिहारी कहावत जो आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं सर? हाँ, बाप मरल अनहरिया में बेटा के नाम पावर हाउस। कोई सपना ऐसा जो बिहार के बारे में आप देख रहे हो? ऐसा एक ही सपना है कि बिहार में फिल्म सिटी बने यार। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जब आप बिहार से मुंबई भागे थे तो आपके माँ पिताजी का रिएक्शन क्या था? सच बोलूं तो बिहार की बात के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जो बिहार से 15 वर्ष पूर्व पलायन कर गए थे। और मालूम है पलायन क्यों कर गए? क्योंकि यहाँ कलाकारों की या कलाकारों के लिए जो सुविधाएं होती है वो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं थी और संघर्ष करते करते वह कलाकार यहां से बिहार से चला गया। आखिर क्यों गया बिहार से बाहर, और कब गया और कैसे गया और किस परिस्थिति में गया, हम पूरी बात जानेंगे उस कलाकार से। तो आइए मिलते हैं हम मिस्टर आशुतोष जी से जो आपके समक्ष है और हम जानेंगे कि आखिर आपको 15 साल पहले क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आप बिहार से बाहर चले गए? देखिए, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी कि आपको भी पता है मेरा जन्म कटिहार में हुआ और मैं कटिहार में ही पला बढ़ा और आपके ही साथ यहाँ पर अपना थिएटर स्टार्ट किया और हम लोगों ने बहुत सारी अनुभव आपको पता है। बट इससे मेरा परिवार तो नहीं चल सकता ना। यहाँ पर मुझे वो साधन नहीं है जिससे कि मैं अपना घर चला सकूं। आज ठीक है, मैं यहाँ पर फैमिली है, सब चीज है, पिताजी के साथ हूँ, तो पिताजी कब तक आखिर में खर्च चलाएंगे? और यहाँ मैं थिएटर करूं, मैं समाज को बढ़ाने की बात करूं, सारी बातें सही है, लेकिन वो सारी सुविधाएं यहाँ नहीं है जिससे कि मैं यहाँ पर कुछ कर सकूं। तो ये सोच को लेकर के मैं 2009 में पहुंचा मुंबई। मुंबई जाने के बाद सबसे पहले मैंने वहां पर, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं क्या होता है, कहाँ जाते हैं, किसके पास क्या मिलते हैं, एक आइडिया कुछ भी नहीं था। तो मैं घूमते घूमते 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में मुझे सबसे पहले ध्यान आया अनुपम खेर का एक्टिंग स्कूल। मैं गया, जाकर के मिला। मैं सोचा क्या कि थिएटर तो मैं उससे पहले ऑलरेडी 10-11 साल से हम लोग साथ में कर रहे थे, बट फिर सोचा कि कहीं हो सकता है कि इसके थ्रू मुझे काम मिल जाए। इसलिए सोचा कि मैं उसके एक्टिंग स्कूल के लिए एडमिशन के लिए मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में पास किया। उनका फीस 1,67,000 रुपए। फिर भी घर आया, घर में आकर के माँ पिताजी से बात किया, वो किया, तो पिताजी तो बहुत गुस्सा होकर फायर हो गए कि क्या करोगे, कि किया वो। लेकिन मैं बोला ठीक है, एक बार करते हैं, देखते हैं। मैं वहां से पहुंचा मुंबई। मुंबई में जाकर के मैंने वो क्लास की 3 महीने तक। मैं वहां क्या सीखा ये तो मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मुझे उससे ज्यादा तो मैं थिएटर में यहाँ पे कर चुका था ऑलरेडी। बट 3 महीने होने के बाद मुझे एक सर्टिफिकेट थमा दिया और 2-4 नंबर दे दिए, ये सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप उनसे जाकर के बात करो, मिलो, आपको काम मिलेगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसी बीच में फिर अपने आपको सरवाइव करना है, तो मुझे 2-4 कोऑर्डिनेटर्स के नंबर मिले जो कि कुछ परसेंटेज लेते थे और काम देते थे। तो मैं उनके पास जाकर रजिस्ट्रेशन कराया। फिर उन्होंने मुझे काम देना शुरू किया, थोड़ा बहुत काम किया। 2 अक्टूबर 2010 को उन्होंने, वो मैं सीन शूट कर रहा था वहां पे, और वहां पर मेरे साथ एक बहुत ही दुर्घटना हुई। और ऐसी दुर्घटना हुई कि मैं मरते मरते बचा। बट उस प्रोडक्शन हाउस की बदौलत ही आज मैं जिंदा हूं, ये मैं मानता हूं। उन्होंने उस समय मेरे ऊपर
28 लाख रुपए खर्च किए और करके मुझे बचाया। यहां से तो चले गए थे, घर से पैसे लेके गए थे, एक्टिंग स्कूल में डाला, अब किस मुंह से वापस आए? एक्सीडेंट हो गया पूरा। आप देखते होंगे, अगर है तो मेरी ये उंगलियां देखो, चेहरे पर स्क्रैचेज, ये सारे दांत, ये सब नकली है मेरे। तो फिर वहां जाने के बाद जब मेरी बात हुई इनसे, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स को जाके मैंने बोला अब क्या करूं मैं, एक्सीडेंट तो हो गया, अब करूं क्या, जीऊंगा कैसे, मैं वापस तो नहीं जाऊंगा, वापस जाऊंगा तो किस मुंह से जाऊंगा। तो कोई बात नहीं, प्रोड्यूसर ने बोला कि एक काम करो, पर्दे के पीछे आ जाओ। तो उसके बाद से मेरे पर्दे के पीछे की कहानी शुरू हुई। पहले मैं एज अकाउंटेंट बना, अकाउंटेंट किया, 8,000 रुपये सैलरी थी, 2 महीने के बाद 10,000 की सैलरी हुई। फिर बोला कि नहीं हो रहा है, नहीं जम रहा है, मैं ये करने नहीं आया हूँ। फिर उन्होंने मुझे, मैंने मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर एक लोकेशन था, वहां भेजा, वहां पर मुझे फिर उन्होंने ये प्रमोट किया। तो करते करते ऐसा भी समय आया कि मैं 7-7 रात तक सोया नहीं था। क्यों? कि मुझे सीखना था काम, और मुझे खुद को भी जीना था, और मुझे अपने परिवार, जो कि मैं 2 साल से छोड़ा हुआ था कटिहार में, मैं उनको अपने साथ रखना चाहता था। इसके लिए मैंने जी जान से मेहनत की, हुआ, किया, और उसके बाद धीरे धीरे मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बना, और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनने के बाद एज HOP अभी मैं काम कर रहा हूँ। HOP बोले तो हेड ऑफ प्रोडक्शन। तो ये थी आशुतोष जी की एक छोटी सी कहानी कि आशुतोष जी ने किस तरह से संघर्ष किया। बनने गए थे कलाकार, हो गया इनके साथ एक हादसा, और हादसे के बाद पर्दे के पीछे के कलाकार बन गए। मैं कह सकता हूं ना कि टोटल 150 परिवार चलता है एक सीरियल से। अगर एक सीरियल आप बना रहे हो तो 150 लोगों की रोजी रोटी उस सीरियल से चलती है, जिसमें से आप 15 से 20 एक्टर पकड़ लो, बाकी का जो 120 होता है ना, 130, वो सारे वर्कर होते हैं, उसमें एक मैं भी शामिल हूं। मुंबई में आशुतोष जी एक बिहारी होने के नाते आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? नहीं, बिहारी होकर के आप एक तरह से अगर बोलो तो मुझे किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। मैं अभी भी शान से सबके सामने सीना ठोक के कहता हूं कि मैं बिहारी हूं, लेकिन सिर्फ कहने के लिए अभी बिहारी हूं। एक्चुअली अब मैं महाराष्ट्रियन ही हो चुका हूं। मेरा हर एक चीज सारा मेरा यहाँ से क्या बोलता हूँ, यहाँ के वोटर ID कार्ड में अब मेरा नाम भी नहीं है, वो सब मैं वोट वहां देता हूँ। ये अभी 20 तारीख को, ये देखो इलेक्शन हुआ था, वोट दे के आया महाराष्ट्र में। वैसे बिहार से मुंबई जाकर आपको अपने काम करने का अनुभव कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, क्योंकि हाँ, शुरू में परेशानियां हुई। कभी कभी एक समय ऐसा भी आ चुका था क्या कि मैं अपनी पूरी परिवार के साथ वहां पर मैंने सोचा कि आज मैं कोई जहर लेके आता हूं और खा लेता हूं, ये तक नौबत आई। लेकिन फिर ऊपर वाले ने पता नहीं कोई सद्बुद्धि दी, बोला कि नहीं बेटा, इतना जल्दी हिम्मत नहीं हारना। पर था तो बिहारी, खून में तो वो जज्बा था कि नहीं मुझे तो करना है, पीछे नहीं हट। आजकल जो उभरते हुए कलाकार हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि अगर आप करना चाहते हो तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। उसमें अगर जिस दिन आपने 110 से 109 कर दिया ना, तो मतलब आप पीछे होने शुरू हो जाओगे, फिर आप समझ जाओ आपका कहानी खत्म है। हाँ, आप अगर 110% करते हो, सफलता मिलती है, और उसका उदाहरण मैं खुद अपने आप को मानता हूँ। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे आशुतोष जी कि बिहारी कला को वैश्विक मंच पर कैसे लाया जा सकता है? जब तक आप व्यवसायीकरण नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप, ठीक है, हम लोक कला है, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप लोक कला को प्रस्तुत करने के लिए आपको साधन कहां से आएगा? उसके लिए चाहिए पैसे। कौन देगा पैसे? तो ये पैसे का प्रॉब्लम जिस दिन सॉल्व हो गया ना, तो उस दिन बिहार में, मतलब पूरे देश में बिहार से बड़ा कुछ नहीं होगा। कोई सपना ऐसा जो बिहार के बारे में आप देख रहे हो? ऐसा एक ही सपना है कि बिहार में फिल्म सिटी बने यार, बिहार में शूट हो। क्योंकि अभी आप बिलीव नहीं करोगे, बिहार में कितनी भोजपुरी फिल्में बनती है। थिएटर में देखने जाओ, बहुत सारी फिल्में मिल जाएगी, लेकिन उसकी शूटिंग बिहार में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बिहार में साधन ही नहीं है। अगर लोग शूटिंग करनी है तो मुझे मुंबई से सारा कुछ लेके यहां आना पड़ेगा,
तभी हम यहाँ शूट कर पाएंगे। और वहां पर क्या होता है, मुंबई में सामान लिया, उधर ही रखा, वहां शूट कर लेते हैं। जो क्रिएट करना है गांव तो वहां बहुत सारे बनते हैं। यानी कि ये सारे चीज रेडीमेड वहां उपलब्ध है सब एक चीज जगह पर। एक जगह पर। वैसी सुविधाएं यदि बिहार में हो जाए तो फिर बिहार में भी इसकी बिहार कमी में भी नहीं आराम से होगी। हो सकता है और बहुत सारे स्कोप है। तो बिहार के कलाकार जो आज हम मुंबई में है ना, मैं भी चाहूंगा कि मैं बिहार आ जाऊं और बिहार में करूं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जब आप बिहार से मुंबई भागे थे तो आपके माँ पिताजी का रिएक्शन क्या था? सच बोलूं तो पिताजी की नहीं चाहते थे कि जाए, और एक पॉइंट पर मैंने भी हार मान ली थी, बट इसमें मेरी पत्नी ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। वो बोली कि कुछ भी हो जाए, आपका ये सपना है, आप जाओ, जाके कोशिश करो, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो मैं समझूंगी, मैं देखूंगी क्या करना। यानी कि हर मर्द के आगे बढ़ने का के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो आपकी पत्नी थी। पत्नी थी। बिहारी खाने में आपको व्यंजन कौन सा? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा यार मुंबई में मिलता है लिट्टी चोखा, बट जो टेस्ट यहाँ के वो गोईठे के अंदर बना हुआ सेका हुआ और उसके अंदर वो नहीं मिलता यार, उसके तरस जाता हूँ। क्या कोई मजेदार कोई बिहारी कहावत जो आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कुछ? एक है ना, क्या क्या क्या, हाँ, बाप मरल अनहरिया में बेटा के नाम पावर हाउस। वाह, वेरी गुड। अब आपको बिहार में यदि कुछ काम करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले भाग के आऊंगा, बट मेरे परिवार और सबको चलाने के लिए जो मेहनताना है वो मिलना चाहिए। यानी रोजी रोटी का सवाल है और रोजी रोटी के चक्कर में आप मुंबई तक गए। मुंबई गए, और वही रोजी रोटी अगर मुझे बिहार में मिल जाए तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा ना। बात सही है। और अच्छा, आपकी आने वाली परियोजनाएं क्या क्या है? अभी देखिए, मेरे कंपनी का नाम मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ अभी, उसका एक शो था, वो शो जस्ट अभी वाइंड अप हुआ है, जिसके कारण अभी मुझे छुट्टी मिला, जो कि मैं कटिहार आया तो आज आपके साथ बैठ करके बात कर रहा हूँ। अभी ये दिसंबर खत्म होने के बाद जनवरी में है मेरे 2-3 प्रोजेक्ट जो आएंगे, और जब वो आ जाएंगे ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा तभी नाम बता पाऊंगा। इसके लिए तभी तो। दोस्तों, ये थे आशुतोष जी, और आशुतोष जी के बारे में मैं इस पॉडकास्ट के अंत में एक बात कह दूं कि आशुतोष जी 15 साल पहले मेरे साथ थिएटर करते थे, और थिएटर करते करते वो इतना रम गए कि बिहार से वो भागकर मुंबई चले गए। तो दोस्तों, जो कलाकार बिहार के हैं उनके लिए एक संदेश कि कोई भी काम करना है, मजबूती से काम करना है और जम के करना है। यदि आप कलाकार बनना चाहते हो तो उसमें भी जम कर कीजिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे एक आज के सेलिब्रिटी, और हम फिर मिलेंगे किसी और सेलिब्रिटी से। हम बात करेंगे, आज हमने कला की बात की, कला संस्कृति की बात की, बिहार से मुंबई की बात की। फिर मिलेंगे किसी और के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।